हाँ जी दोस्तों, तो पार्टनरशिप अकाउंट्स की शुरुआत करते हैं। मैं आपको बता दूं, पार्टनरशिप यूजुअली एक बहुत ही लेंथी चैप्टर है, लेकिन इसको प्रिसाइज वे में करने की पूरी कोशिश करेंगे और सारे पॉइंट्स कवर करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं इंट्रोडक्शन से। पार्टनरशिप पार्टनरशिप क्या होती है? इट्स अ रिलेशनशिप बिटवीन द पर्संस हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। हाँ, पता नहीं क्या बोल दिया आपने। मैं बता दूं, पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है। इट इज अ रिलेशन बिटवीन द पर्संस, यानी कि दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच में अगर कोई रिलेशन होगा तो पार्टनरशिप स्टैब्लिश होगी। हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स, जिन लोगों ने एग्रीमेंट किया है किसका? प्रॉफिट शेयर करने का। ऑफ अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। खतरनाक सी लाइन लग रही है ना? नहीं, आसान है। कैरिड ऑन बाय ऑल का मतलब होता है सारे पार्टनर्स या तो मिलकर बिजनेस चलाएंगे या फिर एनी ऑफ देम, उनमें से कोई एक, एक्टिंग फॉर ऑल, सभी के लिए काम करेगा। यानी कि सारे पार्टनर्स एक दूसरे के लिए भी काम कर सकते हैं, खुद के लिए भी काम कर सकते हैं, किसी और को ऑर्डर भी दे सकते हैं कि तू भी हमारे लिए काम कर। इसका मतलब वो सारे पार्टनर्स आपस में एक दूसरे के प्रिंसिपल और एजेंट दोनों होते हैं। आगे, इसीलिए पार्टनरशिप में चार एसेंशियल एलिमेंट्स काम आते हैं। पहला, इट्स द रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट। बिना एग्रीमेंट के पार्टनरशिप नहीं होती। मियां बीवी हो, भाई बहन हो, बिजनेस कर रहे हैं साथ में, पार्टनर थोड़ी होंगे। हाँ सर, लेकिन वो तो पार्टनर होते नहीं हो सकते बिना एग्रीमेंट के। इसका मतलब, इट मीन्स द रिलेशन ऑफ अ पार्टनरशिप अराइजेस फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट, नॉट फ्रॉम स्टेटस। मियां बीवी से फर्क नहीं पड़ता, कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए उन दोनों के बीच में, तभी वो पार्टनर्स कहलाएंगे। Example, joint family carrying on family business or husband and wife carrying on business as such are not partners in such business. The reason is that such relations do not arise by agreement but are the results of status, operation of law, succession or inheritance. वो बोल रहा है ऐसे रिलेशन इनहेरिटेंस, ठीक है, यानी कि विरासत में मिलते हैं, या फिर भाई बहनों का रिलेशन हो गया, उससे फर्क नहीं पड़ता। जो एग्रीमेंट होगा वही पार्टनरशिप होगा, स्टेटस मैटर नहीं करता। आगे एक केस स्टडी दी हुई है, सुप्रीम कोर्ट इन प्रतिभा रानी वर्सेस सूरज कुमार, AIR 1985। यहां पे क्या हुआ था? मोहतरमा की तरफ से दहेज आया था, वो दहेज को लगा दिया बिजनेस में। बताओ, हाँ, सारा क्लेम कर लिया पत्नी ने। इसका मतलब वहां पे हुआ क्या? लेट डाउन दैट इंटरेस्टमेंट बाय वाइफ ऑफ हर स्त्रीधन, स्त्रीधन मतलब पर्सनल प्रॉपर्टी, टू हर हस्बैंड डज नॉट अमाउंट टू एन एग्रीमेंट ऑफ पार्टनरशिप। अब बीवी ने दहेज दिया, ले लगा ले बिजनेस में, पार्टनर थोड़ी बन गई वो। Even if the husband was making a business use of the property, the husband does not become joint owner of the property and was bound to return the same to his wife when she demanded it. मोहतरमा ने सारे पैसे वापस मांग लिए, लाओ बिजनेस के साथ सारे पैसे वापस दो, देने पड़े उसको। इसका मतलब वो दोनों पार्टनर्स नहीं थे, इवन दो मियां बीवी थे। पॉइंट हो सकता है आपको क्लियर हो गया हो, तो आगे चलते। दूसरा एलिमेंट पार्टनरशिप का होता है बिजनेस। बिना बिजनेस के पार्टनरशिप नहीं होती। तुम फ्री में कोविड में दवाइयां बांटते रहो, यानी कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन खोल लो, पार्टनरशिप नहीं होगी। पार्टनरशिप स्टार्ट करने के लिए क्या चाहिए? बीच में बिजनेस, और बिजनेस का मेन एलिमेंट क्या होता है? प्रॉफिट। इसका मतलब नो प्रॉफिट मींस नो बिजनेस। तो पॉइंट इज, इट इज नॉट द एग्रीमेंट अलोन। खाली एग्रीमेंट करके थोड़ी बिजनेस चालू हो जाएगा, पार्टनरशिप हो जाएगी। इट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस ओनली व्हेन पार्टनर्स बिगिन टू कैरी ऑन अ बिजनेस इन अकॉर्डेंस विद देयर एग्रीमेंट। तो सेक्शन 2 सब सेक्शन 6 बोलता है कि बिजनेस के अंदर हर ट्रेड, ऑक्यूपेशन और प्रोफेशन आता है। हाउएवर ब्रॉडली स्पीकिंग, बिजनेस मींस एनी एक्टिविटी इफ सक्सेसफुल। अगर सफल हुआ बिजनेस तो क्या होगा? वुड रिजल्ट इन प्रॉफिट। इसका मतलब बिजनेस कैसा भी हो, पार्टनरशिप कैसी भी हो, उसके बीच में प्रॉफिट के एलिमेंट का होना जरूरी है। अगला एसेंशियल एलिमेंट पार्टनरशिप का होता है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, यानी कि उन सब के बीच में क्या होना चाहिए? शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स का एग्रीमेंट होना चाहिए। सर लॉस नहीं बढ़ सकते, लॉस का एग्रीमेंट होता नहीं है। जो प्रॉफिट का होता है वही लॉस का होता है। तो पॉइंट इज, लॉस का एग्रीमेंट नहीं होता। सेक्शन 4 डज नॉट इंसिस्ट अपॉन शेयरिंग ऑफ लॉसेस, thus a provision for sharing of loss is not necessary। आगे आखिरी एलिमेंट, म्यूचुअल एजेंसी। म्यूचुअल फ्रेंड होता है ना फेसबुक पे, हाँ, ऐसी म्यूचुअल एजेंसी होती है? नहीं होती। बताता हूं क्या होती है। म्यूचुअल एजेंसी का मतलब क्या होता है? एक प्रिंसिपल और एक एजेंट, सारे पार्टनर्स आपस में एक दूसरे के प्रिंसिपल और एजेंट होते हैं। इसका मतलब बिजनेस इज टू बी कैरिड ऑन बाय ऑल, या तो सारे चलाएंगे, और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, या कोई एक चलाएगा उन सब के लिए। इसका मतलब द पर्सन कैरिंग ऑन द बिजनेस एक्ट्स नॉट ओनली फॉर हिमसेल्फ। वो कह रहा है अपने लिए खाली थोड़ी काम कर रहा है वो। अगर वो क्लाइंट लेके आ रहा है, एक पार्टनर, 3 पार्टनर है, चुन्नू मुन्नू टुन्नू। चुन्नू क्लाइंट लेके आया,
तो वो क्लाइंट का जो इनकम है वो किस में बटेगी, सब में. बट फॉर अदर्स ऑल्सो सो दैट दे स्टैंड इन द पोजिशन ऑफ प्रिंसिपल्स एंड एजेंट्स, दे आर पार्टनर्स. तो वो क्या है, एक दूसरे के प्रिंसिपल भी हैं और एक दूसरे के एजेंट भी हैं, इसीलिए वो पार्टनर्स कहलाते हैं. तो यहां पे आपको 4 पॉइंट समराइज करके दे रखे हैं, इसको पढ़ लेना, सेम पॉइंट्स हैं. ठीक है, अब आते हैं पार्टनर्स, फर्म एंड फर्म नेम पे. मैं बता दूं दोस्तों, इंडिविजुअली उन सबको हम पार्टनर्स बोलते हैं, चुन्नू मुन्नू टुन्नू बुन्नू. और फर्म उनको कलेक्टिव, यानी कि अगर कलेक्टिवली उनको कॉल करो तो वो फर्म कहलाती है. और उस फर्म का जो नाम होता है वो फर्म नेम होता है. In simple language, Section 4 of the Partnership Act further provides that persons who have entered into partnership with one another are called individually partners. वो कह रहा है उनको अलग अलग नाम से पुकारोगे तो चुन्नू मुन्नू टुन्नू बुलाएंगे, एंड कलेक्टिवली सारे इकट्ठे कर दो, गुच्छा बना दो, उसको क्या बोलेंगे, फर्म. और जिस नाम के नीचे वो बिजनेस कर रहे हैं उसको क्या बोलते हैं, फर्म नेम. तो ये डिफरेंस था आपका पार्टनर्स, फर्म और फर्म नेम में. आगे मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स. दोस्तों मैं आपको बता दूं, क्या मैं अपने खुद का पार्टनर बन सकता हूं? हाँ हाँ, लो मैंने हाथ पकड़ लिया अपने एक दूसरे का. ऐसा थोड़ी होता है, कम से कम 2 लोग होने चाहिए, मिनिमम सर 1.5 नहीं हो सकते. ओहो, कुछ भी कर लो. मिनिमम कितने लोग होने चाहिए, 2. मैक्सिमम यस 100 की लिमिट है. ये किसने बताई है, कंपनीज एक्ट 2013 ने. कंपनीज एक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को प्रेस्क्राइब करता है कि सुनो भाई सेंट्रल गवर्नमेंट इधर आओ, 100 से ज्यादा मत करना. ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है हट, हम तेरी भी नहीं मानते, हम तो 50 ही रखेंगे. इसका मतलब कंपनीज एक्ट भले ही कह दे 2013 empowers the central government to prescribe maximum number of partners, but the number of partners so prescribed cannot be more than 100. वो कह रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट, सो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करिए, नमस्ते 50. सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2014 में कंपनीज रूल 2014 में एक रूल निकाला था, उसने उसमें लिख दिया 50 से ज्यादा नहीं होंगे, बात खत्म. सर हम माने किसकी, सेंट्रल गवर्नमेंट की. सेंट्रल गवर्नमेंट का जो पावर है वो प्रिवेल करती है ओवर द कंपनीज एक्ट 2013. तो मैक्सिमम पार्टनर कितने हो सकते हैं, 50 एज पर द कंपनीज रूल 2014. आगे पार्टनरशिप डीड. दोस्तों मैं आपको बता दूं, बिना एग्रीमेंट के पार्टनरशिप नहीं होती, और एग्रीमेंट जैसे ही राइटिंग में हो जाता है, सिग्नेचर हो जाता है पार्टनर्स के, उसको बोलते हैं पार्टनरशिप डीड. पार्टनरशिप डीड एक ऐसी डीड है, एक ऐसा एग्रीमेंट है, एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर सारे रूल्स, रेगुलेशंस, प्रोविजंस और एग्रीमेंट जो भी पार्टनर्स करेंगे आपस में वो उसके अंदर लिखा जाएगा. तो पॉइंट इज पार्टनरशिप इज फाउंड बाय एन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स. द एग्रीमेंट में बी ओरल और इन राइटिंग. मैं बता दूं, ओरल एग्रीमेंट को कोई नहीं मानता. मैं कह दूं मैं भगवत गीता पे हाथ रख के कसम खाता हूं और फिर बाद में झूठ बोल दूं, उससे क्या फायदा. इसका मतलब राइटिंग एग्रीमेंट प्रिवेल करेगा ओरल के ऊपर, और इंप्लाइड बाय द कंडक्ट ऑफ पार्टनर्स पार्टीज. इंप्लाइड वे का मतलब होता है समझदारी, आपस में खुद ही समझ जाओ, लेकिन वो भी नहीं चलता. मेनली क्या चलता है, राइटिंग में. तो यहां पे एक केस स्टडी दी है, उसको पढ़ लेना. ठीक, अटेंशन प्लीज, ये भी नहीं पढ़ना. कंटेंट ऑफ द पार्टनरशिप डीड. कंटेंट का मतलब पार्टनरशिप डीड के अंदर क्या क्या आइटम्स होते हैं, क्या क्या लिखा जाता है. पहला, कैपिटल कंट्रीब्यूशन, कितना कितना कैपिटल पार्टनर्स लगाएंगे वो अमाउंट एग्रीमेंट के अंदर डाल दिया जाता है. दूसरा, ड्राइंग्स, यानी कि अमाउंट और पीरियड ऑफ ड्राइंग्स, किस किस पीरियड में वो ड्राइंग्स करेंगे, या फिर अगर वो ड्राइंग्स करेंगे रैंडम बेस पे तो वो भी उसमें लिख दिया जाएगा कि ड्राइंग्स निकालने के लिए कोई पीरियड नहीं है. अमाउंट भी स्पेसिफाई उसमें होता है. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मैं बता दूं दोस्तों, वैसे तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड नहीं होता, लेकिन अगर यस तो किस रेट पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को दिया जाएगा वो इसके अंदर लिखा होगा. अगला, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स. जब पार्टनर फर्म से पैसे निकालता है उसको ड्राइंग्स बोलते हैं पर्सनल यूज के लिए, तो वो ड्राइंग्स पे पार्टनर को फर्म को इंटरेस्ट देना पड़ता है, इसको बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज बाय द फर्म टू द पार्टनर्स. तो उस केस में उसका रेट क्या होगा वो भी इसके अंदर मेंशन होगा एग्रीमेंट में. इंटरेस्ट ऑन लोन. जब पार्टनर अपनी ही फर्म को लोन देता है फंड्स की रिक्वायरमेंट के चलते, तो उस सिचुएशन में जो उस लोन का इंटरेस्ट पार्टनर रिसीव करेगा फर्म से, वो किस रेट पे रिसीव करेगा, वो इंटरेस्ट ऑन लोन का रेट एग्रीमेंट में गिवन होगा. प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जिसमें वो उस रेशियो में जिसमें वो प्रॉफिट को शेयर करेंगे वो भी इसके अंदर गिवन होगा, पीएसआर बोलते हैं इसको. आगे, सैलरी एंड कमीशन. मैं आपको बता दूं, पार्टनर्स को कुछ टास्क असाइन होते हैं कुछ अलग से काम दिया जाता है फर्म के काम के अलावा, लीगलिटी वाला काम होता है. तो पॉइंट इज, उस सिचुएशन में पार्टनर सैलरी या कमीशन की डिमांड करता है,
तो उसको पहले ही डिसाइड करने के लिए एग्रीमेंट में डाल दिया जाता है कि ये सैलरी या ये कमीशन पार्टनर को दिया जाएगा। तो अमाउंट ऑफ सैलरी एंड कमीशन टू एनी पार्टनर ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैलकुलेशन। वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, वो बोल रहा है अगर पार्टनरशिप का रिकंस्ट्रक्शन हुआ, रिकंस्ट्रक्शन का मतलब इसको रीऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं, रीऑर्गेनाइजेशन, हाँ जी, पुरानी पार्टनरशिप का टूट के दोबारा से नया बनना, उसको बोलते हैं रीऑर्गेनाइजेशन। तो उस सिचुएशन में एसेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू निकाली जाती है। तो पॉइंट इज उस टाइम पे जो एसेट्स की वैल्यू निकाली जाएगी उसका प्रोसीजर क्या होगा। अब ये रीऑर्गेनाइजेशन कौन कौन सी सिचुएशन में होता है मैं आपको बता देता हूं। 4-5 सिचुएशन होती है। एक तो एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ। इसके अलावा दो और होती है, एक होता है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और एक होता है अमालगमेशन ऑफ 2 और मोर पार्टनरशिप फर्म्स, या फिर सेल ऑफ पार्टनरशिप फर्म टू अ कंपनी और सेल ऑफ कंपनी टू अ पार्टनरशिप फर्म। ठीक, यहां पे इतना लिखने की जरूरत नहीं है, बस 2-3 आपको एटसेट्रा एटसेट्रा करके लिख देनी है लाइन। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, जब फिर से फर्म का रिकंस्ट्रक्शन होता है तो वहां पे गुडविल की वैल्यू निकाली जाती है, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। उस गुडविल को निकालने का मेथड क्या होगा वो इसके अंदर दिया होगा। अकाउंटिंग पीरियड, अकाउंटिंग पीरियड यूजुअली कैलेंडर ईयर भी हो सकता है, फाइनेंशियल ईयर भी हो सकता है। कैलेंडर ईयर हुआ तो 1 जनवरी से 31 दिसंबर उसी साल, और फाइनेंशियल ईयर आप जानते हो 1 अप्रैल से 31 मार्च, 365 दिन का होता है ये। सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स, वो बोल रहा है अगर रिटायरमेंट या डेथ हुई किसी पार्टनर की तो उस सिचुएशन में उसके अकाउंट का जो सेटलमेंट होगा, जो भी उसके कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में उसके बैलेंसेस पड़े होंगे और डेबिट में उससे लेने वाले आइटम होंगे, उसका कैलकुलेशन कैसे होगा। ठीक है, मेथड और जो भी कैलकुलेशन वो सारी इस सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स वाले पॉइंट में दे दी जाएगी। प्रॉफिट मिलेगा पार्टनर को और क्या होगा। हाँ, तो उस जिस डेट को डेथ हुई फाइनेंशियल ईयर की स्टार्टिंग से लेके डेट ऑफ डेथ तक का प्रॉफिट उसको मिलता है। नहीं, नहीं, हाँ हाँ, तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव की बात का एग्जीक्यूटर बोलते हैं उसको। हाँ, उसको मिलेगा, लेकिन पहले उसके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होगा ना। सारा कैपिटल अकाउंट बंद होने के बाद जो अमाउंट निकलेगा वो एग्जीक्यूटर में जाएगा। आगे, सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स इन द इवेंट ऑफ इंसॉल्वेंसी ऑफ अ पार्टनर, वो कह रहा है जब पार्टनर्स इंसॉल्वेंट हो जाते हैं तो इंसॉल्वेंसी के केस में ना कोई कानून नहीं है, पहले भी नहीं था, आज के टाइम पे है, जिसको आईबीसी बोलते हैं, आईबीसी 2016। लेकिन इसमें पार्टनरशिप के केस में गार्नर वर्सेस मरे का केस स्टडी अप्लाई होता है। ये केस स्टडी हम पढ़ेंगे चैप्टर के एंड में, डिसोल्यूशन चैप्टर में। फाइनेंशियल रिस्ट्रिक्शंस ऑन एनी पार्टनर्स, वो बोल रहा है कोई पार्टनर चालाक है, चतुर है, उसके ऊपर कोई फाइनेंशियल रिस्ट्रिक्शन लगाने के लिए, यानी कि ये हमारा लोन यूज नहीं कर सकता, प्रॉपर्टी यूज नहीं कर सकता, वो रिस्ट्रिक्शन इसके अंदर डाल दी जाती है। आगे, जॉइंट लाइफ पॉलिसी, होता क्या है, क्योंकि पार्टनर सारे आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, तो उनमें से किसी की डेथ ना हो जाए और डेथ के चलते फर्म बंद ना हो जाए, तो एक जॉइंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ले ली जाती है पार्टनर्स के द्वारा। ठीक, उसको उसका ट्रीटमेंट क्या होगा वो भी इसके अंदर दिया होगा। अब आते हैं प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप एक्ट अफेक्टिंग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। वो बोल रहा है इसको हम रूल्स इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड भी कहते हैं। ठीक है, यानी कि अगर किसी सिचुएशन में, इन दी गई सिचुएशंस में से पार्टनरशिप डीड के अंदर वो बातें नहीं लिखी जो लिखी जानी चाहिए थी, तो रूल कौन सा अप्लाई होगा मैं आपको बता दूं। पार्टनरशिप एक्ट 1932 के जो प्रोविजंस हैं वो ये रूल अप्लाई करने के लिए कहते हैं। पहला, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल, इक्वल बटेगा भाई साहब, कोई पार्टनर अपनी नहीं चला सकता। एक पार्टनर ने 1 करोड़ लगाया, दूसरे ने 11 रुपए लगाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, बराबर बटेगा प्रॉफिट, अगर डीड में नहीं लिखा तो। दूसरा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नमस्ते, किसी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगी किसी भी हालत में, अगर डीड में नहीं लिखा तो। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स नहीं चार्ज होगा, जस्ट लाइक कैपिटल डाल के इंटरेस्ट नहीं रिसीव कर सकता पार्टनर, तो वो पैसे निकाल के इंटरेस्ट देगा भी नहीं। ठीक, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग पार्टनर के ऊपर नहीं चार्ज किया जा सकता। सैलरी टू अ पार्टनर, पार्टनर मांग रहा है मैंने ज्यादा काम किया मुझे सैलरी चाहिए, नहीं मिलेगी, ऐसे कैसे मिलेगी जब लिखा ही नहीं तो। आगे, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन टू द फर्म सॉरी, गले में हेडेक है थोड़ा सा। हाँ, पॉइंट इज, अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है तो वो फर्म से लोन पे इंटरेस्ट लेने का अधिकारी हो जाता है। यस, अगर डीड में लिखा है इंटरेस्ट ऑन लोन का रेट तो उसी रेट पे दिया जाएगा, अगर नहीं लिखा तो 6% होता है, 6% पर एनम। ठीक है, नीचे एग्जांपल दिया, पढ़ लेना।
हाँ, इसमें एक एग्जांपल मैं आपको करा देता हूं। वो कह रहा है यू एंड योर फ्रेंड्स अमित एंड विनोद वर, ये केस स्टडी वाला क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। यू एंड योर फ्रेंड अमित एंड विनोद वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली, बराबर प्रॉफिट बांट रहे थे। फॉलोइंग डिफरेंसेस हैव अराइजिंग अमंग यू, स्टेट गिविंग रीजंस हु इज करेक्ट इन ईच केस। तो वो कह रहा है बताओ कौन सही है। देयर इज जॉइंट लाइफ पॉलिसी ऑफ 50,000 फॉर विच प्रीमियम इज पेड बाय द फर्म, इसका प्रीमियम फर्म ने पे किया है। विनोद डाइज, विनोद गया, एंड हिज रिप्रेजेंटेटिव्स want that the whole of the amount of the policy should be given to them, whereas you and Amit want the amount of joint life policy should be divided among all। दोस्तों मैं आपको बता दूं, जॉइंट लाइफ पॉलिसी तीनों सारे पार्टनर्स की होती है, तो उसका अमाउंट भी सब में बंटना चाहिए। उसके वो जो विनोद चला गया, उसके घर वाले कह रहे हैं सारा हम रखेंगे। ऐसे कैसे रखेंगे? तो यहां पे हम और अमित सही हैं, विनोद के घर वाले गलत कह रहे हैं। तो इसका आंसर क्या है? हाँ बिल्कुल बराबर बटेगा। द प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स ऑन द डेट ऑफ रिटायरमेंट, नहीं ये तो तीसरा पॉइंट आ गया। अच्छा नीचे आंसर वो कह रहा है यू एंड अमित आर करेक्ट, तो इसमें कौन सही है? हम और अमित। दूसरा क्वेश्चन, ऑल द पार्टनर्स वांट टू डिसॉल्व द फर्म, सारे पार्टनर्स कह रहे हैं नमस्ते अब बहुत हो गया, हम हाँ परेशान हो गए, बंद करो फर्म को। विनोद वांट्स दैट हिज लोन ऑफ 20,000 मस्ट बी पेड ऑफ बिफोर द पेमेंट्स ऑफ कैपिटल टू द पार्टनर्स। देखो दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये डिसोल्यूशन का टॉपिक है। जब फर्म डिसॉल्व होती है तो जो पार्टनर ने फर्म को लोन दिया होता है, कैपिटल से पहले लोन की पेमेंट होती है। कैपिटल से पहले पार्टनर ने जो फर्म को लोन दे रखा है वो लोन चुकाया जाएगा, उसके बाद हम कैपिटल पे आएंगे। बट अमित कह रहा है नहीं नहीं, कैपिटल पहले पे होगी, गोली मार देंगे अमित को हम। हाँ गलत कह रहा है अमित, विनोद सही है यहाँ पे। नहीं कोई इंसॉल्वेंसी नहीं थी उसमें। विनोद इज करेक्ट। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 48 इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 पार्टनर्स लोन मस्ट बी पेड ऑफ बिफोर द पेमेंट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल। आगे उसके बाद तीसरे पॉइंट में बोल रहा है अमित वांट्स टू रिटायर फ्रॉम द फर्म, ये तो हो गया, हो नहीं गया? नहीं अच्छा ये नहीं हुआ। अमित वांट्स टू रिटायर फ्रॉम द फर्म, द प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स ऑन द डेट ऑफ रिटायरमेंट इज 6,000। वो बोल रहा है अमित रिटायर हो रहा है फर्म से, और रिवैल्यूएशन जो आपने एसेट्स का कराया उस पे 6,000 का ना प्रॉफिट हुआ है। अमित वांट्स दैट इट शुड बी डिवाइडेड अमंग ऑल द पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। देखो कितना भोला बालक है अमित, कह रहा प्रॉफिट हो रहा है सब बांटेंगे, तो सही तो बोल रहा है वो। Whereas you and Vinod want that profit should be divided between you and Vinod in your new profit। ओहो इस बार हम चालाक निकले, हमने बोला और विनोद ने तू रहने दे हम ही बांटेंगे। रिटायर वो हो रहा है, रिवैल्यूएशन हो रहा है एसेट्स का, तो सब में बटेगा ना प्रॉफिट इक्वली। हाँ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी इक्वल है। तो पॉइंट इज इस बार हम और विनोद गलत है, अमित सही है। अमित इज करेक्ट। चौथा, अमित हैज प्रोवाइडेड अ कैपिटल ऑफ 5,000 और विनोद ने 10,000। विनोद कह रहा है 20,000, विनोद ने ना 20,000 का लोन दिया फर्म को, वो कह रहा है पार्टनरशिप में कोई एग्रीमेंट नहीं है। बताओ विनोद कह रहा है कि उसे ना 1,200 का इंटरेस्ट मिलना चाहिए, ठीक 1,200 का इंटरेस्ट, और हम क्या कह रहे हैं अमित, हम और अमित मिलके क्या कह रहे हैं हम नहीं देते इंटरेस्ट, तो क्या कर लेगा बता। एक बात बताओ, उसने हमें लोन दिया ना फर्म को, तो भाई साहब लोन पे इंटरेस्ट जाना चाहिए कितने परसेंट? 6%। 20,000 इंटू 6% 1,200 होता है। सही बोल रहा है वो, उसने 1,200 निकाल के दिया इंटरेस्ट, ठीक। तो यहां पे विनोद करेक्ट है। तो बस ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आप कर लोगे। आगे कैपिटल अकाउंट्स, जब कैपिटल लगाई जाती है बिजनेस में तो 11वीं क्लास बचपन की आदत ताजा कराता हूं आपकी, एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। सेम एंट्री पार्टनर्स के केस में होती है। तो अगर बिजनेस में कैपिटल लगाई जाएगी तो कैश या प्रॉपर्टी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। चुन्नू ने लगाई तो चुन्नूस कैपिटल, मुन्नू लगाई टुन्नूस कैपिटल, जिसने भी लगाई उसकी कैपिटल क्रेडिट हो जाएगी। आगे कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर में भी आइदर फिक्स कैपिटल और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। वो कह रहा है पार्टनर्स कैपिटल दो तरीके से मेंटेन होती है, एक होता है फिक्स कैपिटल और दूसरा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। सर ये फिक्स कैपिटल फ्लक्चुएटिंग क्या होता है आगे देखेंगे, तो पहले हम चलते हैं फिक्स कैपिटल पे। मैं आपको बता दूं, एक बार जब पार्टनर कैपिटल लगा देता है वो कैपिटल फिक्स हो जाती है, उसमें कोई चेंज नहीं आता, सिर्फ दो चेंज को छोड़ के। कोई चेंज नहीं आता दो चेंज को छोड़ के, एक बार और रिपीट कर रहा हूं, कोई चेंज नहीं आता दो चेंज को छोड़ के। हाँ वो दो चेंज कौन कौन से है पहले बता देता हूं मैं आपको। एक तो अगर वो एडिशनल कैपिटल लगाएगा तो वो कैपिटल उसकी बढ़ जाएगी।
कैपिटल लगाई, कैपिटल पैदा हो गई, अब चेंज नहीं हो सकती है अगर और एडिशनल कैपिटल लगा दे तो, या फिर वो कैपिटल विड्रॉ कर ले। इसके अलावा कैपिटल अकाउंट नहीं छेड़ा जाएगा, तिजोरी में बंद करके उसमें 50 चाबियां लगा दी जाएंगी 50 तालों के साथ, ठीक, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। किन के अलावा? एडिशनल कैपिटल और कैपिटल विड्रॉन के अलावा। सर ये ड्राइंग्स है? नहीं, ये ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल है। इसमें ड्राइंग्स भी दो तरीके की होती है, एक होती है ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट, एक होती है ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल। ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट दूसरे अकाउंट में जाएगी, वो किस में जाएगी बताता हूं अभी। फिक्स कैपिटल मेथड में कैपिटल अकाउंट जो बनाया जाता है उसमें 3 ही आइटम आते हैं, कैपिटल लगाई, एडिशनल कैपिटल लगाई और कैपिटल निकाल ली, नमस्ते। इसके अलावा कुछ आता ही नहीं है। ओपनिंग क्लोजिंग तो होता ही है, तो ओपनिंग कैपिटल क्रेडिट साइड में आएगी, क्लोजिंग कैपिटल डेबिट साइड में आएगी। कैपिटल का नेचर क्रेडिट साइड में होता है। तो ये था आपका फिक्स कैपिटल। और फिक्स कैपिटल मेथड में एक और अकाउंट बनाया जाता है जिसको बोलते हैं पार्टनर्स करेंट अकाउंट। सारी एडजस्टमेंट, सारे अप्रोप्रिएशन, सारे ट्रीटमेंट जो प्रॉफिट को हिलाने वाले आइटम्स के लिए होंगे वो सारे करंट अकाउंट में डाल दिए जाएंगे। जैसे कि किसी पार्टनर को सैलरी मिल रही है तो उसके करंट अकाउंट में क्रेडिट होगी, किसी पार्टनर को इंटरेस्ट मिल रहा है उसके करंट अकाउंट में क्रेडिट होगा, किसी पार्टनर पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज किया जा रहा है तो उसके करंट अकाउंट में डेबिट होगा, कोई पार्टनर ड्राइंग्स कर रहा है प्रॉफिट के अगेंस्ट तो उसके करंट अकाउंट में डेबिट होगा। तो पॉइंट इज यहां पे 2 अकाउंट बनेंगे, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। ये क्या हुआ? वाह क्या बात है। तो देखते हैं फिक्स कैपिटल मेथड में क्या ट्रीटमेंट होता है। Fixed capital method. It may be provided that in the partnership deed, that amount of capital introduced by each partner shall remain fixed or unaltered at the original figure during the life of the partnership. वो कह रहा है एक बार पार्टनर्स ने पैसा लगा दिया, कैपिटल लगा दी, वो ऑल्टर नहीं होगी, वो चेंज नहीं होगी, लाइफ टाइम तक फिक्स रहेगी। In other words, under this arrangement, the capital accounts of partners are not debited or credited with any other transactions relating to partners. They are credited only with the capital contributions and debited to the specific withdrawals of capital. वो कह रहा है इसमें अमाउंट क्रेडिट तब होगा, अमाउंट बढ़ेगा कब? जब एडिशनल कैपिटल कंट्रीब्यूशन होगा, और अमाउंट कम कब होगा? जब कैपिटल निकाल ली जाएगी, विड्रॉल ऑफ कैपिटल ओनली। दिस मेथड इज कॉल्ड फिक्स्ड कैपिटल मेथड। इससे होता क्या है? इट इज एविडेंट दैट सम एडिशनल अकाउंट्स मस्ट बी ओपन, यानी कि बाकी ट्रांजैक्शन तो बिजनेस में होती है, इसीलिए एक और अकाउंट खोला जाएगा to record such transactions as drawings, interest on capital, interest on drawings, salary, share of profits or losses। ये सब बांटने के लिए एक एडिशनल अकाउंट खोला जाएगा जिसको बोलते हैं करंट अकाउंट। सर इसमें क्या होता है? करंट आता है? नहीं, करंट का मतलब इसका करंट अकाउंट का नाम क्यों है? क्योंकि ये करंटली चेंज होता है, यानी कि प्रेजेंट इफेक्ट से ही चेंज हो जाता है। कोई भी ट्रांजैक्शन होगी ये अकाउंट चेंज हो जाएगा। या फिर ड्राइंग्स अकाउंट विच इज ओपन इन द नेम ऑफ ईच पार्टनर एज एज करंट अकाउंट, बीस करंट अकाउंट और सो ऑन, जितने भी पार्टनर्स दिए होंगे। तो करंट अकाउंट जो हर पार्टनर का बनेगा उसमें क्या क्या आएगा? क्रेडिट साइड में कैपिटल को बढ़ाने वाले आइटम आएंगे और डेबिट साइड में उसको कम करने वाले आइटम, बढ़ाने वाले आइटम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी और कमीशन और प्रॉफिट। कम करने वाले आइटम्स उसकी ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स और उसका लॉस। तो इससे आपका करंट अकाउंट का बैलेंस कम हो जाएगा, डेबिट वालों से क्रेडिट वालों से बढ़ जाएगा। इंटरेस्ट ऑन लोन एक एप्रोप्रिएशन नहीं होता, वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाया जाता है। इंटरेस्ट ऑन लोन डायरेक्टली पार्टनर को पे नहीं होता। करंट अकाउंट इज पर्सनल अकाउंट एंड इज शोन एज अ सेपरेट अकाउंट इन द बैलेंस शीट। तो यानी कि क्योंकि एक अलग से पर्सनल अकाउंट है तो उसको बैलेंस शीट, इसका जो क्रेडिट बैलेंस है वो बैलेंस शीट में अलग से दिखाया जाता है कैपिटल अकाउंट के साथ। आगे चलते हैं, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट्स। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, फ्लक्चुएटिंग नाम से पता लग रहा है, इसको फ्लोटिंग भी बोलते हैं। इसका दूसरा नाम है फ्लोटिंग। इसमें एक ही अकाउंट बनता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सारी एडजस्टमेंट, सारी मतलब सारी, ऑल ट्रांजैक्शंस रिलेटिंग टू कैपिटल अकाउंट्स आर पोस्टेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक, चाहे वो क्रेडिट हो चाहे वो डेबिट हो। कैपिटल बढ़ाने वाले आइटम क्रेडिट साइड में पोस्ट होंगे और कम करने वाले आइटम डेबिट साइड में पोस्ट होंगे। एडिशनल कैपिटल भी क्रेडिट साइड में पोस्ट होगी, और अगर आपने कैपिटल निकाल ली तो वो भी डेबिट में आएगी। पहली बार कैपिटल लगाई तो क्रेडिट में आएगी, ओपनिंग क्रेडिट में आएगा, क्लोजिंग डेबिट में आएगा। सारे आइटम्स जितने भी ट्रांजैक्शन है कैपिटल से रिलेटेड वो सारे एक ही अकाउंट में डाल दिए जाएंगे। उसको बोलते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड।
ठीक है, डिफरेंस दे रखा है, इसको पढ़ लेना। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। मैं आपको बता दूं, जब फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर होते हैं, जब फाइनल अकाउंट्स बनाए जाते हैं, फाइनल अकाउंट्स में आपने देखा होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर होता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में निकल के आता है नेट प्रॉफिट। यूजुअली ये नेट प्रॉफिट पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर हो जाना चाहिए, लेकिन रुको, इससे पहले कि ये प्रॉफिट बैलेंस शीट में पार्टनर्स के कैपिटल में जोड़ दिया जाए, इससे पहले कि ये प्रॉफिट बैलेंस शीट में पार्टनर्स की कैपिटल में जोड़ दिया जाए, इन दोनों के बीच में एक अकाउंट प्रिपेयर होता है जिसको बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सर इसका नाम एप्रोप्रिएशन क्यों है, बताता हूं। अगर प्रॉफिट एप्रोप्रिएट होंगे तो ये अकाउंट बनेगा। सर एप्रोप्रिएट का मतलब क्या होता है, बताता हूं। पार्टनर्स को एग्रीमेंट के हिसाब से एग्रीमेंट ना हुआ तो ये चीजें होंगी नहीं। एग्रीमेंट के हिसाब से किसी पार्टनर को सैलरी मिलती है, किसी को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता है, किसी पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज होता है, एंड सो ऑन। जो आइटम्स एक्चुअली में बिजनेस पे कोई इंपैक्ट नहीं डालते, उसी को एप्रोप्रिएशन कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे एक बात बताओ, अगर यहां पे 50,000 का प्रॉफिट होगा, तुम किसी पार्टनर को सैलरी मत दो, कुछ मत दो किसी पार्टनर से कुछ लो भी मत, अल्टीमेटली ये प्रॉफिट किस में बटेगा, पार्टनर्स में। ठीक, दो पार्टनर एक्स वाई, बांट दो 25-25। अब अल्टीमेटली अगर मैं 25-25 ना बांट के इस 50 में से 10,000 सैलरी एक्स को दे दूं, 10,000 सैलरी एक्स को दे दूं, बचा कितना प्रॉफिट, 40 किस में बटेगा फिर, पार्टनर्स में। मुझे बताओ अल्टीमेटली तुमने बांटा कितना, 50। अमाउंट ऊपर नीचे हो गया पार्टनर्स का, अलग अलग हो गया होगा, लेकिन अल्टीमेटली तुमने दोनों पार्टनर्स की कैपिटल में जो प्रॉफिट बांटा वो कितना बांटा, 50। इसका नेट इफेक्ट बिजनेस पे कुछ नहीं होता। तो इन कमीशन का भी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का भी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का भी, ये आइटम्स बस अपने ही बिजनेस से लेके अपनी जेब में आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल, यानी कि अगर मैं यहां पे कमीशन दे रहा हूं पार्टनर को, ठीक है, बिजनेस किसका है, पार्टनर का। बिजनेस के गल्ले से पैसा निकल गया, किसकी जेब में आ गया, पार्टनर की जेब में। पार्टनर कौन है, मैं ही हूं। बात को समझो ना, अल्टीमेटली क्या हो रहा है, बिजनेस का एक्सपेंडिचर, पार्टनर की इनकम। बिजनेस के एक्सपेंडिचर से क्या हो रहा है, पार्टनर की कैपिटल कम, और वो एक्सपेंडिचर किसकी जेब में जा रहा है, पार्टनर की कैपिटल की जेब में। पॉइंट इज, ये आइटम्स एप्रोप्रिएशन होते हैं, एक्चुअली में एक्सपेंडिचर नहीं होते, इसलिए इनको एप्रोप्रिएशन कहा जाता है। तो मैं ये क्यों बता रहा था, क्योंकि बैलेंस शीट में प्रॉफिट अल्टीमेटली ट्रांसफर करने से पहले, जिसको डिविजिबल प्रॉफिट कहते हैं, डिविजिबल प्रॉफिट बांटने से पहले इस प्रॉफिट का एप्रोप्रिएशन होता है कि बटेगा कितना। ठीक, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो बिजनेस का एक्सपेंडिचर होता है और पार्टनर के लिए इनकम होती है, वो आइटम्स डेबिट साइड में आते हैं। क्या बोल दिया मैंने, बिजनेस का एक्सपेंडिचर, पार्टनर की इनकम डेबिट साइड में आते हैं, और बिजनेस की इनकम और पार्टनर्स के लिए एक्सपेंडिचर वो क्रेडिट साइड में आते हैं। ठीक, बैलेंसिंग फिगर से निकल के आता है डिविजिबल प्रॉफिट, वो डिविजिबल प्रॉफिट ट्रांसफर होता है अल्टीमेटली कैपिटल अकाउंट में। तो ये अकाउंट बनाया कैसे जाता है, समझ लो बात को। ये जो नेट प्रॉफिट ऊपर से आ रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यही प्रॉफिट यहां पे ट्रांसफर होता है क्रेडिट साइड में, नेट प्रॉफिट। अब इसी प्रॉफिट में से किया जाता है एक्सपेंडिचर, यानी कि पार्टनर को कमीशन दिया जाएगा, सैलरी दी जाएगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा, रिजर्व्स में पैसा ट्रांसफर हो सकता है। क्रेडिट साइड में आएगा पार्टनर से लेके इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो टोटल करेंगे, निकल के जो डिविजिबल प्रॉफिट आएगा वो बांट दिया जाएगा पार्टनर्स में। यही था आपका P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। फॉर्मेट देख लेते हैं एक बार। तो क्रेडिट साइड में आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से नेट प्रॉफिट, सर अगर लॉस हुआ तो डेबिट में आएगा, लेकिन यूजुअली लॉस के केस में एप्रोप्रिएशन होते ही नहीं है, अलाउड ही नहीं होते ना। एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट का तभी होगा जब प्रॉफिट होगा। तो P&L appropriation in most of the cases will be prepared when there are profits, sufficient profits. P&L account, profit for the current year. दूसरा आइटम क्रेडिट साइड में जो फर्म के लिए इनकम है, पार्टनर के लिए एक्सपेंडिचर है, जिसको बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। और डेबिट साइड में आएंगे फर्म के एक्सपेंडिचर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल,
पार्टनर सैलरी, पार्टनर्स कमीशन, ट्रांसफर टू रिजर्व्स। ठीक, ये प्रॉफिट आपने कर दिया अप्रोप्रिएट, बचा हुआ डिविजिबल प्रॉफिट ट्रांसफर हो जाएगा पार्टनर्स के कैपिटल या करंट अकाउंट में। है कैपिटल या करंट अकाउंट में? यस, कैपिटल अकाउंट में तब ट्रांसफर होगा जब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेंटेन हो रही है, और करंट अकाउंट में तब ट्रांसफर होगा प्रॉफिट जब फिक्स कैपिटल मेंटेन हो रही है। क्योंकि मैंने आपको बताया था अगर फिक्स कैपिटल मेंटेन होगी तो जो भी प्रॉफिट बटेगा, कैपिटल तो तुम चेंज कर ही नहीं सकते, इसीलिए करंट अकाउंट में प्रॉफिट ट्रांसफर होगा। तो यहां पे आएगा ए इसका कैपिटल अकाउंट अगर फ्लक्चुएटिंग है, ठीक, करंट अकाउंट अगर फिक्स्ड है। ऐसे ही बी का कैपिटल अगर फ्लक्चुएटिंग है और अगर फिक्स्ड है तो उसके करंट अकाउंट में ट्रांसफर होगा प्रॉफिट। ये था आपका P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अटेंशन प्लीज जी। ट्रांसफर टू रिजर्व का मतलब होता है आपने प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा निकाल के फ्यूचर कंटिंजेंसी के लिए अलग कर दिया। फ्यूचर में कोई दुर्घटना घटेगी तो वो रिजर्व काम आएगा, बचा हुआ प्रॉफिट। हाँ जी दोस्तों, अंडर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड एंट्रीज इन P&L एप्रोप्रिएशन वुड बी मेड इन द रेस्पेक्टिव कैपिटल अकाउंट। वही कह रहा है, फ्लक्चुएटिंग होगी तो कैपिटल और फिक्स हुई तो करेंट। अगला टॉपिक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कुछ नहीं होता, बता दूं आपको। सर कुछ नहीं होता, फिर कर क्या रहे? मैं बता रहा हूं, पार्टनर ने कैपिटल लगाई, उस पर वो इंटरेस्ट ले रहा है, बिजनेस से पैसा निकल रहा है, पार्टनर की जेब में आ रहा है। पार्टनर कौन चला, बिजनेस कौन चला रहा है? पार्टनर। हाँ, यानी कि वो अपने ही बिजनेस से इंटरेस्ट उठा रहा है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक एप्रोप्रिएशन होता है, कोई एक्चुअल रियल एक्सपेंडिचर नहीं होता, ठीक है। लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्योंकि बिजनेस के लिए एक एक्सपेंस है, तो इसको पैदा करने के लिए आपको डेबिट करना ही होगा, ठीक। और बाद में ये एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर होगा। जब आप इसको डेबिट साइड में पैदा करोगे तो क्रेडिट साइड में पेमेंट तो हो नहीं रही, लेकिन पार्टनर की इनकम हो रही है। पार्टनर की इनकम को पैदा करने के लिए उसकी कैपिटल या करंट अकाउंट को बढ़ाया जाएगा। तो यानी कि मैं क्रेडिट क्या करूंगा, उसका कैपिटल अकाउंट या फिर उसका करंट अकाउंट, डिपेंडिंग ऑन द केस। करंट अकाउंट कब क्रेडिट होगा? जब फिक्स कैपिटल मेंटेन हो रही होंगी, और कैपिटल क्रेडिट कब होगा? जब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेंटेन हो रही होंगी। तो इसकी जो पैदा करने की एंट्री होती है, जनरेट करने की, इसको रिकॉर्ड करने की एंट्री होती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल या फिर करंट अकाउंट। बाद में ये एक्सपेंडिचर, ध्यान से सुन लो, ऊपर आपने पोस्टिंग करी थी P&L एप्रोप्रिएशन में, तो बाद में ये जो एक्सपेंडिचर आपने डेबिट में पैदा किया है, ये क्रेडिट होके खत्म हो जाएगा। एंट्री आएगी P&L एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करने की, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब अगर आप यहां ध्यान से देखो तो डेबिट साइड में आपने क्या दिखाया? टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये वही ट्रांसफर है। पहले कैपिटल में ट्रांसफर, कैपिटल बढ़ जाएगी, उसके बाद P&L एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर होगा। क्लोजिंग एंट्री है ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। ऐसे ही बाकी एक्सपेंडिचर भी आएंगे, टू पार्टनर सैलरी, टू पार्टनर्स कमीशन, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है? एक्सपेंडिचर बिजनेस के लिए, पार्टनर्स के लिए इनकम। सच इंटरेस्ट इज पेबल ओनली आउट ऑफ प्रॉफिट्स। वो कह रहा है जब प्रॉफिट होंगे तभी दिया जाएगा ये। इफ पार्टनर शेयर प्रॉफिट्स इक्वली बट कंट्रीब्यूट अनइक्वल कैपिटल्स, the partner with a larger amount of capital would be at a disadvantage and the partner with the smaller capital would benefit at the expense of his co-partner। वो कह रहा है ये इंटरेस्ट सिर्फ प्रॉफिट में से दिया जाता है अगर पार्टनर प्रॉफिट बराबर बांट रहे हैं और जो कैपिटल कंट्रीब्यूट कर रहे हैं वो अनइक्वल है। अमाउंट अजीब सा है, किसी ने 10 लाख लगाए, किसी ने 2 लाख लगाए हैं, किसी ने 5 लाख लगाए हैं। तो वो बोल रहा है जिस पार्टनर ने कैपिटल ज्यादा लगा दी है उसको नुकसान होने वाला है। सर क्यों? इंटरेस्ट तो ज्यादा मिलेगा, प्रॉफिट कम मिलेगा ना, क्योंकि प्रॉफिट बराबर बांटा जा रहा था। आप बात को समझे नहीं। मान लो एक्स ने लगा दिए 10 लाख, वाई ने लगाए 5 लाख, ठीक। प्रॉफिट हुआ 15,000 का, प्रॉफिट हुआ 15,000 का। इस अमाउंट को मैं कम कर देता हूं, ये 1 लाख प्रिंट नहीं करना यार, मुझे प्रिंटर पे क्लिक हो गया। हाँ सॉरी भाई साहब, आप वापस जाओ। इसको मैं कर देता हूं 1,50,000, ठीक। अब मान लो आप 1% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे थे, 1%। 1 लाख का 1% कितना होता है? 1,000।
इसका 500 रुपए। तो आपने टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दिया? 1500। जब आप 15,000 में से 1500 का प्रॉफिट बांट दोगे तो जो डिविजिबल प्रॉफिट आएगा वो 13,500 आएगा। ठीक, 13,500। 13,500 को जरा इक्वल बांटो, 2 से डिवाइड करो, बताओ कितना आता है? 6,750। 6,750। आपने 6,750 का प्रॉफिट डिविजिबल बांट दिया ए और बी में। अब जरा चेक करो, इसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1,000 मिला था और इसको प्रॉफिट 6,750 मिला है, तो टोटल अमाउंट इसको कितना मिला है? 7,750। इस भाई साहब को कितना मिला? 6,000 नहीं, 7,250। दोस्तों, इसको अभी जो प्रॉफिट मिल रहा है 7,750 है और इसको जो मिल रहा है वो 7,250 है। ये कब है? इंटरेस्ट देने के बाद। लेकिन अगर इंटरेस्ट दिया ही नहीं जाता तो क्या होता? तो जो 15,000 है इन दोनों में बांटा जाता 7500। तो एक पार्टनर को नुकसान उठाना पड़ेगा इस चक्कर में, एप्रोप्रिएशन के चक्कर में। ठीक, इसीलिए एप्रोप्रिएशन जो है वो सही नहीं होते, क्योंकि उसमें प्रॉफिट गलत बढ़ता है। आगे चलते हैं। इसमें इलिस्ट्रेशन दी है, यहां पे कैलकुलेशन दिखा रखी है, मैं आपको बता देता हूं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन। ए बी सी 3 पार्टनर है। 31 दिसंबर को पार्टनर ए मेड द फॉलोइंग विड्रॉल्स। वो कह रहा है पार्टनर ने ए ने पैसा निकाल लिया बिजनेस से। 31 जनवरी। अच्छा, ऊपर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का टॉपिक था, शायद हमने उसी के ऊपर लिख दिया। हाँ, तो दोस्तों पहले इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स मैं आपको बता देता हूं क्या होता है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, जब पार्टनर फर्म से पैसे निकालता है पर्सनल यूज के लिए, उसको ड्राइंग्स बोलते हैं। उस अमाउंट पे जो फर्म होती है, फर्म उसके ऊपर इंटरेस्ट लगाती है, यानी कि फर्म रिसीव करती है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। पार्टनर के लिए एक एक्सपेंस होता है और फर्म के लिए इनकम। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दो तरीके से निकाला जा सकता है, वो डिपेंड करेगा कि ड्राइंग्स का अमाउंट कैसा है। तो मैं आपको बता दूं, पहले तो ड्राइंग्स दो तरीके की होती हैं। ड्राइंग्स होती हैं दो तरीके की। एक जो ड्राइंग्स होती है उस ड्राइंग्स को बोलते हैं ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल, ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। और दूसरी होती है ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैपिटल वाली ड्राइंग्स के अगेंस्ट में चार्ज नहीं किया जाता। ठीक, तो इसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं होता। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कब चार्ज होता है? जब फर्म के प्रॉफिट इस्तेमाल किए जाते हैं पैसा निकालने के लिए। फर्म के प्रॉफिट पे हाथ मारोगे काट खाएगी फर्म। ठीक, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर के ऊपर कब चार्ज होगा? जब आप ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट करोगे। ठीक, तो इस केस में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज होता है। सर यहां पे क्यों नहीं चार्ज हो रहा, मुझे ये बताओ। बताता हूं। यहां पे कैपिटल 5 लाख थी, 1 लाख निकाल लिया पार्टनर ने, कितनी बची? 4 लाख। पूरे साल तक 4 लाख ही रही। इंटरेस्ट, क्योंकि उसने डायरेक्ट कैपिटल से पैसे निकाले थे, अब पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे इंपैक्ट डालना पड़ेगा। इसको 5 लाख पे 6 महीने का इंटरेस्ट मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और जो बचे हुए 6 महीने पे इसको इंटरेस्ट मिलेगा कैपिटल पे, क्योंकि इसकी कैपिटल कम हो चुकी है, तो इसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अब कम मिलेगा। इसीलिए इसकी ड्राइंग्स का इंपैक्ट इसके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे पड़ेगा। तो यहां पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर ये फर्म का प्रॉफिट इस्तेमाल करता है तो क्या होगा? ये होगा। अब यहां पे दो चीजें होंगी। एक तरफ मैं ले रहा हूं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। फ्लक्चुएटिंग, यहां पे इसकी कैपिटल 5 लाख थी, इसने 1 लाख निकाल लिए, इसकी कैपिटल अभी भी 5 लाख ही है, क्योंकि वो जो 1 लाख निकाले वो फर्म के प्रॉफिट से निकाले। इसकी कैपिटल अभी भी 5 लाख ही है, लेकिन फर्म क्या करेगी? क्योंकि आपने फर्म के प्रॉफिट इस्तेमाल किए थे, साल के एंड में वो आपकी कैपिटल कम कर देगी 1 लाख से। लेकिन जो इसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा वो पूरे 5 लाख पे ही मिलेगा, क्योंकि वो 5 लाख पूरे साल मेंटेन थी।
लेकिन जो 1 लाख इसने यहां निकाले, इसके ऊपर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज होगा। बोलो, मैराथन है ये। हाँ, ठीक है। तो यहां पे पॉइंट इज, 1 लाख जो इसने निकाले, फर्म इसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज कर रही है, लेकिन जो इसकी कैपिटल मेंटेन थी 5 लाख, वो साल के एंड में कम होगी, तो इसकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। इसको बोलते हैं ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट। अब आते हैं फिक्स्ड कैपिटल मेथड पे। फिक्स कैपिटल के केस में मैं आपको बता दूं, कैपिटल चेंज ही नहीं होती। तो यहां पे जो 5 लाख की कैपिटल थी, वो 5 लाख ही रहेगी, और इसने पैसा कहां से निकाला था? फर्म के प्रॉफिट से। इस पे कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इस पे कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन जो इसने 1 लाख निकाल लिए, उस पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज हो जाएगा। जितने महीने का, वो डिपेंड करेगा उसने डेट ऑफ ड्राइंग्स कब की थी। तो ये था आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का ट्रीटमेंट दोनों केसेस में, बल्कि फ्लक्चुएटिंग के, फिक्स के अंदर आपके 2 ट्रीटमेंट थे, प्रॉफिट वाले में। आगे चलते हैं वापस। The reason for this provision in the partnership deed seems to be ensure an effective check on the careless withdrawals। वो बोल रहा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को लेके ट्रीटमेंट बहुत जरूरी होता है, क्योंकि पार्टनर्स कभी भी पैसा निकाल सकते हैं, तो वो केयरलेस विड्रॉल ना करें। इस चक्कर में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का जो रेट है वो फिक्स होना चाहिए। एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग शुड बी कैलकुलेटेड on the number of days calculated from the day on which the amount is withdrawn to the date of the accounting period। वो बोल रहा है जिस डेट को आपने पैसे निकाले, डेट ऑफ विड्रॉल से लेके डेट ऑफ एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर तक आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज होगा, क्योंकि वो पैसा आपने इतने पीरियड तक इस्तेमाल किया है, तो उतने पीरियड का इंटरेस्ट आपसे रिसीव किया जाएगा। Where the drawings of partners are frequent, वो बोल रहा है जहां पे फ्रीक्वेंट ड्राइंग्स होती हैं, फ्रीक्वेंट ड्राइंग्स का मतलब लगातार हर महीने ड्राइंग्स हो रही है, एक ही डेट पे हो रही है, वहां पे एवरेज ड्यू डेट मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। और जहां पे इंटरेस्ट और वहां पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो होता है वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डेबिट कर दिया जाता है। एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट इज क्लोज बाय ट्रांसफर टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यानी कि सिंपल लैंग्वेज में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पार्टनर्स की कैपिटल को कम कर देता है, और P&L एप्रोप्रिएशन के लिए क्रेडिट वाला आइटम है, क्योंकि फर्म के लिए इनकम है। तो P&L एप्रोप्रिएशन में क्रेडिट और पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट। मैं आपको बता दूं, यहां पे आप 2 एंट्रीज की जगह सिंगल एंट्री भी पास कर सकते हो। वो कैसे कर सकते हो वो मैं आपको बता देता हूं। जैसे इसको पैदा करने की जो एंट्री होती है वो होती है पार्टनर्स कैपिटल या फिर करेंट अकाउंट डेबिट, और 2 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट। सर ये एंट्री बनी कैसे? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फर्म के लिए इनकम होती है, इसलिए क्रेडिट साइड में पैदा हो रही है, और उससे पार्टनर की कैपिटल कम हो जाती है, तो वो डेबिट होगी। इसको ट्रांसफर करने की एंट्री होगी, ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स डेबिट हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, फर्म की इनकम P&L एप्रोप्रिएशन में क्रेडिट होगी, तो 2 प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो आपने एंड में क्या पढ़ा कि यहां पे हम एक सिंगल एंट्री भी पास कर सकते हैं, ऑल्टरनेटिवली लिखा हुआ है यहां पे, ऑल्टरनेटिवली डेबिट कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स एंड क्रेडिट P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो डायरेक्ट एंट्री क्या हो सकती है? कैपिटल अकाउंट डेबिट, P&L एप्रोप्रिएशन क्रेडिट। ऐसे ही सारे एप्रोप्रिएशन के केस में भी आप सिंगल एंट्रीज पास कर सकते हो। तो अब आते हैं इलिस्ट्रेशन 1 पे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो यहां पे अगर आप ध्यान से देखो, ये जो पार्टनर है ए, ये ना अलग अलग डेट पे अलग अलग अमाउंट्स की ड्राइंग कर रहा है। तो यहां पे आपको टेबुलर फॉर्म में मेथड प्रिपेयर करना होगा, आपको नंबर ऑफ मंथ्स या फिर नंबर ऑफ डेज निकालने होंगे, कैलकुलेट करना होगा कितने दिन तक इसने पैसा इस्तेमाल किया। तो पहली जो ड्राइंग्स दे रखी है 31 जनवरी, फिर 28 फरवरी, 31 मई, 30 सितंबर, 31 दिसंबर, और ये कैलेंडर ईयर है, तो ईयर एंड कब हो रहा है? 31 दिसंबर। देखते हैं ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट कैसे निकलेगा। 31 जनवरी को जो ड्राइंग्स करी 5000 की थी, मुझे बताओ 31 दिसंबर के बाद कितने महीने पेंडिंग है? पूरे 11 महीने। ठीक। 28 फरवरी को ड्राइंग करी, 10 महीने बचे हैं। 31 मई को ड्राइंग करी, तो इसके पास कितने महीने बचे? 7 महीने।
यानी कि जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, हाँ ठीक है 7 महीने। 30 सितंबर को ड्राइंग करी तो इसके पास 3 महीने बचे, अक्टूबर नवंबर और दिसंबर। और 31 दिसंबर को ड्राइंग करी तो कुछ नहीं बचा, क्योंकि वही आखिरी डेट थी फाइनेंशियल ईयर की, कैलेंडर ईयर की, 0। तो ये मंथ्स हैं जो उसने यूज किए हैं अमाउंट को, तो उन अमाउंट्स को नंबर ऑफ मंथ्स यूज से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। निकल के आएगा आपका 18% की रेट से इंटरेस्ट। कैसे निकलेगा? 5000 इंटू 18/100 इंटू 11/12। 5000 जो उसने निकाले थे वो 31 जनवरी को निकाले थे, तो इस पे जो इंटरेस्ट निकलेगा 18%, वो 11 महीने का इंटरेस्ट निकलेगा। ठीक, तो ऐसे ही सारे मंथ्स का इंटरेस्ट, सारे अमाउंट्स का इंटरेस्ट मंथ्स के अकॉर्डिंग आप निकाल सकते हो, और बाद में उस इंटरेस्ट को प्लस करोगे तो टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग साल का आ जाएगा 1680। आप ये निकाल के देख सकते हो, 2-3 अमाउंट चेक कर लो। ठीक, तो ये आएगा आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अब इसके अलावा एक और मेथड इस्तेमाल हो सकता है सिंगल मेथड से, सिंगल कैलकुलेशन से। वो कैसे होगा देखते हैं, बताता हूं। इस केस में जो आपको फॉर्मूला लगाना है वो ये लगाना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज इक्वल टू टोटल प्रोडक्ट इनटू 18/100 यानी कि रेट अपॉन 100 इनटू में 1/12। सर ये कैसे होगा, बताता हूं। यहां पे ना आप इंटरेस्ट मत निकालो, डायरेक्टली मंथ से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि इनका क्या निकाल लो, प्रोडक्ट निकाल लो, मल्टीप्लाई कर दो सबकी। अब जब आपने सबकी मंथ से मल्टीप्लाई ऑलरेडी कर दी है, और बाद में अब 11/12, 10/12, 7/12 कर रहे थे, अब 12 से आपने डिवाइड नहीं किया लेकिन मल्टीप्लाई पहले कर दिया, तो बस टोटल प्रोडक्ट को आपको क्या करना है, टोटल प्रोडक्ट को रेट से मल्टीप्लाई करना है और 12 से डिवाइड कर देना है, क्योंकि नंबर ऑफ मंथ से आप उन सारे अमाउंट्स को ऑलरेडी मल्टीप्लाई कर चुके हो। तो ये था आपका प्रोडक्ट मेथड। ठीक, या तो आप इंडिविजुअल इंटरेस्ट निकाल के प्लस कर दो, या फिर आप प्रोडक्ट निकाल के इंटू रेट अपॉन 100 और इंटू 1/12 कर दो। बात एक ही, आंसर सेम आएगा। ये आ गया आपका 1680। अब इसमें आपको कुछ बातें ध्यान में रखनी है, वो क्या रखनी है बता देता हूं। इफ डेट्स ऑफ विड्रॉल्स आर नॉट गिवन, वो कह रहा है डेट ऑफ ड्राइंग्स नहीं दे रखी, 6 महीने का लगेगा, बता ही नहीं रहा कब निकाले, तो कितनी ड्यूरेशन का निकालना है आपको, आधा, हाफ, इवन बेसिस पे। तो यहां पे इंटरेस्ट विल बी कैलकुलेटेड फॉर 6 months ऑन द टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स ऑन द अजम्पशन दैट ड्राइंग्स वर मेड इवनली थ्रू आउट द ईयर। ये मानते हुए कि आपने जो ड्राइंग्स करी थी वो इवनली यानी कि आधे पीरियड में करी थी। इन द अबव इलस्ट्रेशन द टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स इज 20,000। ऊपर वाली इलस्ट्रेशन अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे जो टोटल ड्राइंग्स आ रही हैं 5, 2, 4, 3, 6, 20,000 की ड्राइंग्स हैं। अगर इसने डेट ना दी होती ड्राइंग्स की, पीछे डेट दी है ना, डेट ना दी होती तो 20,000 की ड्राइंग्स हम कब मानते, 6 महीने में मानते। तो 20,000 इंटू 18% जो कि होता है 3600 रुपए, 3600 का आधा कर दो 6 मंथ्स का, तो वो हो जाएगा 1800 रुपए। 1800 का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट होता। इफ ड्राइंग्स ऑफ रेगुलर अमाउंट आर मेड इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, इंटरेस्ट ऑन द होल अमाउंट may be calculated for 6.61/2 months यानी कि 6.5 months। वो बोल रहा है मैं आपको यहां पे कैलकुलेशन बता देता हूं। अगर इवनली ड्राइंग्स आपको दी है, फ्रीक्वेंट ड्राइंग्स, तो फ्रीक्वेंट ड्राइंग्स के केस में या तो आपको मंथली ड्राइंग दी होगी या आपको क्वार्टरली ड्राइंग्स दी होगी। ठीक, इसको प्लीज नोट कर लेना, रिपीट करके नोट करना, मैं स्पीड से लिखवाऊंगा, आपको 3 बार देखना पड़ेगा कम से कम वीडियो पॉज करके। तो अगर आपको मंथली ड्राइंग दी है और जो ड्राइंग्स वो कर रहा है इक्वल अमाउंट की ड्राइंग्स कर रहा है ऑन द फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ, तो आपको जो इंटरेस्ट निकालना है वो कैसे निकालना है बता देता हूं। ठीक, यहां पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकलेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज इक्वल टू एनुअल ड्राइंग्स। दोस्तों एनुअल ड्राइंग्स निकालने के लिए, क्योंकि वो हर महीने पैसे निकाल रहा है, आपको मंथली ड्राइंग्स को
आपको मंथली ड्राइंग्स को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 12 से। मंथली ड्राइंग्स जो भी आपको क्वेश्चन में दी होंगी उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 12 से, मंथली ड्राइंग एनुअल ड्राइंग्स आ जाएंगी। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे रेट अपॉन 100 से, जो कि करते ही हैं, और यहां पे लेंगे एवरेज पीरियड, एवरेज पीरियड अपॉन में 12। अब यहां पे वो बोल रहा है हर महीने की स्टार्टिंग में इसने पैसे निकाले। पॉइंट ये है एवरेज पीरियड कैसे आएगा। एवरेज पीरियड निकालने का एक तरीका होता है, वैसे तो जो टीचर होते हैं रटवा देते हैं, लेकिन इसको रटने की जरूरत नहीं है। एवरेज पीरियड निकालने का, पेन क्यों चल रहा बार बार, एवरेज पीरियड निकालने का एक तरीका होता है, इनटू में एवरेज पीरियड अपॉन में 12। अब ये जो एवरेज पीरियड है ये कैसे निकलेगा, जब इवनली ड्राइंग्स आपको दे रखी होती हैं, महीने की स्टार्टिंग में 12 महीने तक निकाल रहा है, और सेम अमाउंट की ड्राइंग्स कर रहा है, महीने के मिड में कर रहा है, महीने के एंड में कर रहा है, क्वार्टर के फर्स्ट, क्वार्टर के मिड, क्वार्टर के एंड, ऐसी अगर आपको ड्राइंग्स दे रखी हो तो आपको एनुअल ड्राइंग्स निकालनी है, इनटू रेट अपॉन 100 इनटू एवरेज पीरियड अपॉन में 12। पॉइंट ये है ये एवरेज पीरियड आएगा कैसे। ठीक, तो एवरेज पीरियड निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है, एवरेज पीरियड इज इक्वल टू मंथ्स लेफ्ट, ध्यान से देखना, मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स प्लस मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स अपॉन में 2। जो पहले वाला केस मैंने आपको बताया उसमें वो हर महीने की स्टार्टिंग में ड्राइंग्स कर रहा है। अब जब ध्यान से देखो हर महीने की स्टार्टिंग में ड्राइंग्स होगी, तो जब इसने पहली बार 1 अप्रैल को ड्राइंग्स करी होगी, मुझे बताओ कितने महीने बचे हुए साल के एंड तक, पूरे 12। तो मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स कितने हैं, 12, प्लस उसने जब आखिरी बार ड्राइंग्स करी होगी तो वो आखिरी महीने की पहली तारीख को करी होगी, यानी कि 1 मार्च। कितने महीने बचे, 1 महीना लेफ्ट, प्लस 1 डिवाइड बाय 2, एवरेज पीरियड कितना है 6.5। तो यहां पे हम लेंगे 6.5, ठीक है, मंथ्स की स्टार्टिंग में, फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ में 6.5 एवरेज पीरियड। ये सिर्फ एवरेज पीरियड बता रहा हूं, बाकी क्वेश्चन तुम्हें खुद करना है। अब मैं आपको बता दूं मंथ के मिड में होगा तो क्या होगा, मिड ऑफ द मंथ। मिड ऑफ द मंथ के केस में जो एवरेज पीरियड आता है, एवरेज पीरियड वो 6 मंथ्स आता है, 6 अपॉन में 12। कैसे आएगा, एवरेज पीरियड का फॉर्मूला, मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स। जरा ध्यान से देखना, पूरे साल में तुमने पहले महीने अप्रैल में जब ड्राइंग्स करी होगी तो 15 अप्रैल को ड्राइंग्स करी होगी। 15 अप्रैल के बाद कितने महीने बचे हुए साल के एंड तक, 11.5। आखिरी ड्राइंग्स तुमने करी होगी 15 मार्च को, 15 मार्च के बाद 15 दिन ही बचे हैं, जिसको हम आधा महीना कहते हैं, 0.5 मंथ्स। तो मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स प्लस मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 6 मंथ्स। लास्ट में ड्राइंग करोगे तो खुद निकाल के देख लेना, ये पहली ड्राइंग 30 अप्रैल को करेगा, 11 महीने बचे हुए हैं, आखिरी ड्राइंग 31 मार्च को करेगा, 1 महीना है, 5.5 आएगा एवरेज पीरियड। मैं आपको क्वार्टरली का निकाल के दिखा देता हूं कितना आएगा। क्वार्टरली ड्राइंग्स के केस में अगर फर्स्ट डे ऑफ एवरी क्वार्टर होता है, दोस्तों क्वार्टरली ड्राइंग्स ना कंफ्यूज हो जाते हैं बालक, कैसे कंफ्यूज होते हैं बताता हूं। पूरे साल में 12 महीने होते हैं और एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं। ये 4 क्वार्टर में जो पहला क्वार्टर है वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 30 जून को खत्म होता है। दूसरा क्वार्टर 1 जुलाई को स्टार्ट होता है, कैलेंडर ईयर में चेंज कर देना उसको, 1 जुलाई को स्टार्ट होता है और 30 सितंबर को खत्म होता है। ये 1 अक्टूबर को स्टार्ट होता है और 31 दिसंबर को खत्म होता है तीसरा क्वार्टर,
और चौथा क्वार्टर 1 जनवरी को स्टार्ट होता है और 31 मार्च को खत्म होता है। ठीक, पॉइंट ये है, अगर आप 4 बार ड्राइंग्स कर रहे हो तो जो एनुअल ड्राइंग्स आएंगी, एनुअल ड्राइंग्स इस केस में कैसे निकलेंगी? एनुअल ड्राइंग्स निकलेंगी क्वार्टरली ड्राइंग्स इनटू में 4, क्योंकि आप 4 बार ही पैसा निकाल रहे हो। मंथली में हर महीने निकाल रहे हो, 12 बार निकाला, इंटू 12 करते हैं। क्वार्टरली में 4 बार निकाला, 4 करेंगे मल्टीप्लाई, एनुअल ड्राइंग्स आएंगी। एवरेज पीरियड कैसे निकलेगा? तो अगर आप फर्स्ट डे को ड्राइंग्स करते हो तो उस केस में एवरेज पीरियड का फॉर्मूला मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स। मुझे बताओ, पहली बार जब ड्राइंग करी होगी तो क्वार्टर कौन सा है? 1 अप्रैल से 30 जून। 1 अप्रैल को अगर ड्राइंग्स करोगे तो कितने महीने बाकी हैं? सेम 12 महीने प्लस मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स। आखिरी ड्राइंग्स आपने आखिरी क्वार्टर में करी होगी। आखिरी क्वार्टर 1 जनवरी से 31 मार्च तक का है और हर क्वार्टर की स्टार्टिंग में आप ड्राइंग कर रहे हो फर्स्ट डे को, यानी कि आपने आखिरी ड्राइंग 1 जनवरी को करी होगी। 1 जनवरी से लेकर 31 मार्च तक कितने महीने बचे हुए? तो एवरेज पीरियड आएगा 7.5। ये फर्स्ट डे ऑफ एवरी क्वार्टर है। अगर आप क्वार्टर के मिड में करते हो, क्वार्टर के मिड में ड्राइंग्स करोगे तो आंसर 6 आएगा। मिड कोई सा भी हो, मंथली क्वार्टरली, आंसर 6 आएगा। कैसे आएगा बता देता हूं। जब पहली बार आपने ड्राइंग्स करी होगी, पहली ड्राइंग्स तो इस क्वार्टर के मिड में करी होगी, अप्रैल मई जून। 15 मई को, 15 मई से लेके आखिरी तक कितने महीने बचे? 10.5, 10.5। तो मंथ्स लेफ्ट, यहां पे जब आप मिड में करते हो तो एवरेज पीरियड का फॉर्मूला मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स 10.5 प्लस आखिरी ड्राइंग्स आपने कब करी होगी? ये रहा 1 जनवरी से 31 मार्च के बीच में, 15 फरवरी। ठीक, कितने महीने बचे? 1.5, 1.5 तो प्लस 1.5, 12 हो गया, डिवाइड बाय 2, 6। मिड में करोगे क्वार्टर के, चाहे मंथली क्वार्टर में करो, मंथली मिड में करो, मिड में करोगे तो 6 महीने ही एवरेज पीरियड आएगा। अब आते हैं लास्ट डे ऑफ क्वार्टर। अगर आप सारी ड्राइंग्स हर क्वार्टर के लास्ट डे पे करते हो तो उस केस में एवरेज पीरियड कितना आएगा? जब आपने पहली ड्राइंग्स करी होगी तो पहली ड्राइंग्स आपने 30 जून को करी होगी। पहला क्वार्टर 30 जून को खत्म हो रहा है। 30 जून से लेके 31 मार्च तक कितने महीने बैठते हैं? 9। तो पहली ड्राइंग्स के बाद कितने महीने बचे? 9 मंथ्स लेफ्ट। और लास्ट ड्राइंग्स के बाद कितने महीने बचेंगे? आखिरी ड्राइंग्स आपने आखिरी क्वार्टर के एंड में 31 मार्च को ही करी होगी। कितने महीने बचे? नील बटे सन्नाटा, आर्यभट्ट जिंदाबाद। तो 9 प्लस 0 डिवाइड बाय 4.5। तो दोस्तों यहां से क्रक्स निकल के आया हमारा कि अगर आप मंथली ड्राइंग्स करते हो और क्वार्टरली ड्राइंग्स करते हो, ठीक है, और फर्स्ट डे पे करते हो, मिड में करते हो और एंड में करते हो, तो आपका जो एवरेज पीरियड आ रहा है वो ये आएगा। क्या क्या देखो, इसका एवरेज पीरियड कितना आएगा? 6.5, इसका 7.5, इसका 6 और ये आपका 5.5, 4.5। ये आपके एवरेज पीरियड आ रहे हैं मंथली और क्वार्टरली के हिसाब से। ऊपर जाके देख लेना, कैलकुलेट कर लेना। तो वापस आते हैं क्वेश्चन पे। तो वो नीचे लिखा हुआ है, इफ द ड्राइंग्स आर मेड एट द एंड ऑफ ईच मंथ, हर महीने के एंड में अगर आप ड्राइंग्स करोगे तो 5.5 आएगा एवरेज पीरियड, ठीक है। और अगर मंथली ड्राइंग्स के मिड में ड्राइंग करोगे तो 6 महीने एवरेज आएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का क्वेश्चन दिया है, निकाल लेना। आगे आ जाओ, पार्टनर सैलरीज। सैलरीज में भी सेम एंट्री है। सैलरी बिजनेस के लिए एक्सपेंस होता है, सैलरी डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, कैपिटल बढ़ जाएगी उसकी सैलरी मिलने से। लेकिन आप डायरेक्ट एंट्री भी कर सकते हो क्योंकि बाद में आपको उसको एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करना है। P&L एप्रोप्रिएशन डेबिट टू सैलरी, आप डायरेक्ट एंट्री कर सकते हो। ऑल्टरनेटिवली इन दोनों की एंट्री आप डायरेक्ट कर सकते हो, ठीक है। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट और टू उसका कैपिटल अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की ये एंट्री होगी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की ये एंट्री होगी और सैलरी की एंट्री ये होगी। ये एंट्रीज आप ऑलरेडी ऊपर पढ़ चुके हो तो इसको रिपीट करना कर लेना।
अब आते हैं जनरल एडजस्टमेंट्स पे। जनरल एडजस्टमेंट्स में आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है P&L एप्रोप्रिएशन का, इसको कर लेना इजी है। ठीक, आगे चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे, विच इज पार्टनर्स लोन अकाउंट। पार्टनर जब फर्म को लोन देता है तो फर्म के पास पैसा आता है, तो उस केस में जो एंट्री पास होती है मैं आपको बता दूं, जब पार्टनर फर्म को लोन देता है तो फर्म की बुक्स में एंट्री आती है बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन अकाउंट। फर्म की बुक्स में पार्टनर का लोन क्रेडिट साइड में पैदा हो गया, लायबिलिटी। अब क्या होगा, इस पे इंटरेस्ट चार्ज होगा, अलाउ होगा। पार्टनर को आप इंटरेस्ट दोगे लोन पे तो फर्म की लायबिलिटी और इंक्रीज हो जाएगी। जो लोन आपने क्रेडिट साइड में पैदा किया था, वो लोन और क्रेडिट होके बढ़ जाएगा। तो इस केस में जब इंटरेस्ट ऑन लोन हम चार्ज करते हैं, अगर पार्टनरशिप डीड में दिया है तो वो रेट पे चार्ज करेंगे, और अगर नहीं दिया तो 6% चार्ज करेंगे। उस इंटरेस्ट से क्या होगा, ये लोन का अमाउंट और बढ़ जाएगा। When a partner makes loan to the firm, he is the creditor of the firm for the amount of the loan, and hence a separate loan account is opened for him. Interest on loan shall be credited to his current or loan account. वो कह रहा है इंटरेस्ट ऑन लोन या तो उसके करंट अकाउंट में डाल दो या फिर उसके लोन अकाउंट में डाल दो। द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन वुड बी द डिपेंड ऑन द एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स। एग्रीमेंट में दिया होगा तो ठीक है, नहीं तो कितना देंगे, 6% कैपिटल रेशियो। पार्टनर्स कई बार डिसाइड कर लेते हैं कि हम प्रॉफिट और लॉसेस कैपिटल रेशियो में बांटेंगे। ठीक है, तो जब कैपिटल फिक्स होंगी तो प्रॉफिट उन्हीं कैपिटल्स के रेशियो में बटेंगे, लेकिन अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होगी तो हर बार नया रेशियो निकालना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का बैलेंस बदलता रहता है। आगे अब यहां पे आपको इलिस्ट्रेशन दी है, ये आपको करनी है सेल्फ। पास्ट एडजस्टमेंट्स, दोस्तों पास्ट एडजस्टमेंट क्या होती है मैं आपको बता दूं। पास्ट एडजस्टमेंट्स का मतलब होता है पुरानी गलतियां, हाँ उसको ठीक करना है। इसका मतलब अगर कोई अप्रोप्रिएशन देना रह गया था, या कोई अप्रोप्रिएशन फालतू दे दिया था, या अप्रोप्रिएशन गलत कर दिया था, या अप्रोप्रिएशन किया ही नहीं था, तो उसको करेक्शन करने, उसको रेक्टिफाई करने को बोलते हैं पास्ट एडजस्टमेंट। तो हमें पीछे से कैलकुलेशन करनी होती है पास्ट एडजस्टमेंट्स की। तो यहां पे पास्ट एडजस्टमेंट का मतलब क्या होता है, समटाइम्स आफ्टर द अकाउंट्स ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस फॉर सर्टेन पीरियड हैव बीन क्लोज्ड, इट मे बी फाउंड दैट देयर वाज सम एरर और ओमिशन इन द अकाउंट। एरर ओमिशन था, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और ड्राइंग्स ओमिट हो गया, भूल गए, या फिर चार्ज कर दिया और अलाउ कर दिया ज्यादा रेट पे, हाई रेट पे या लो रेट पे, तो प्रॉफिट लॉस पे इंपैक्ट पड़ गया, गलत डिस्ट्रीब्यूट कर दिया आपने प्रॉफिट। उसको रेक्टिफाई करने के लिए कुछ एडजस्टमेंट एंट्रीज पास होती हैं। मैं आपको बता दूं, एग्जाम के पर्पस के लिए इस टॉपिक को छोड़ के जाना है आपको, इसीलिए मैं इसको स्किप कर रहा हूं। आगे, गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू अ पार्टनर, ये टॉपिक भी आप छोड़ सकते हो, लेकिन मैं आपको बता दूं बहुत रेयर केस में P&L एप्रोप्रिएशन या फिर उसका क्वेश्चन आता है। मेजॉरिटी केस में रिटायरमेंट डेट डिसोल्यूशन से क्वेश्चन आते हैं और एडमिशन से भी। तो गारंटी ऑफ अ पार्टनर का मतलब क्या होता है, जब आपने किसी पार्टनर को एडमिट किया फर्म में, तो उस केस में उस पार्टनर को ना गारंटी दे दी जाती है, वो आता नहीं है फर्म में। अगर आप किसी एक्सपीरियंस आदमी को रखोगे तो वो क्या क्या मांगेगा, डायरेक्टली भैया मुझे इतना प्रॉफिट चाहिए कम से कम। अब अगर नहीं हुआ प्रॉफिट बांटने लायक तो उसको देना पड़ेगा, पार्टनर्स को अपने प्रॉफिट्स को सैक्रिफाइस करके नए पार्टनर को प्रॉफिट देना पड़ेगा। इसी को बोलते हैं गारंटी ऑफ अ पार्टनर। अब गारंटी दो तरीके से ली जा सकती है, तो सारे पार्टनर्स अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, या फिर सारे पार्टनर्स एक एग्रीड रेशियो में प्रॉफिट को गारंटी दे, या फिर एक सिंगल पार्टनर या दो पार्टनर मिलके उस पार्टनर को गारंटी दे दे कि भाई चिंता मत कर, तेरे लिए हम बैठे, हम अपना प्रॉफिट कुर्बान कर देंगे, तुझे पूरा मिलेगा। अगर कम प्रॉफिट हुए तो ज्यादा हो तो ज्यादा ही मिलेगा ना, लेकिन कम हुआ तो गारंटी अप्लाई होगी। समटाइम्स अ पार्टनर मे बी एडमिटेड टू द पार्टनरशिप ऑन द गारंटी दैट ही विल गेट अ सर्टेन मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म। फॉर एग्जांपल, ए को एडमिट किया आपने 1/6 शेयर के लिए, ठीक है, और मिनिमम प्रॉफिट 10,000, ठीक। सच गारंटी द न्यू पार्टनर मे बी गिवन आइदर बाय वन ऑफ ओल्ड पार्टनर्स, वो कह रहा है या तो कोई एक पार्टनर देगा गारंटी, और बाय ऑल द पार्टनर्स, ओल्ड पार्टनर्स इन अ सर्टेन रेशियो व्हिच कैन बी न्यू रेशियो, ठीक। The share of profit due to the partners in such a case requires adjustment when the profit of the firm is not adequate। वो कह रहा है एडजस्टमेंट कब करनी पड़ेगी, जब प्रॉफिट कम पड़ जाएंगे। प्रोसीजर क्या है, सबसे पहले आपको प्रॉफिट ड्यू निकालना है एज पर गिवन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे छोटा सा उदाहरण ले लेता हूं। मान लो जो प्रॉफिट हुआ है वो हो रहा है आपका 54,000, ठीक। उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना था, 1/6। इसको 1/6 से मल्टीप्लाई करो, बताओ कितना आता है, 9,000।
मुझे बताओ आपने गारंटी कितनी ली थी? 10,000। अब मान लो ये गारंटी एक्स ने दी थी, मैं दूंगा। अब एक्स का जो शेयर है मान लो वो 1/6 है, वो 1/9 है। 54,000 का 1/9 निकालना कितना आता है? 6,000। एक्स का जो प्रॉफिट था वो 6,000 है, लेकिन उसने गारंटी दे रखी है नए पार्टनर को कि चिंता मत कर मैं देख लूंगा। अब मुझे बताओ डेफिशिएंसी कितनी है? उसको गारंटी कितनी दी थी आपने? 10,000। और उसका एक्चुअल प्रॉफिट कितना बैठ रहा है? 9,000। मान जाएगा वो? नहीं मानेगा। 1,000 देना पड़ेगा। कौन देगा? एक्स। एक्स का प्रॉफिट कितना है? 6। निकाल लो एक। तो अब एक्स को कितने मिलेंगे? 5। और ये किस में जाके जुड़ जाएंगे? नए पार्टनर में। भाई इसी को बोलते हैं गारंटी। अब मान लो अगर दो पार्टनर गारंटी देते तो ये 1,000 रुपए अकेला एक्स के ऊपर भारी नहीं पड़ता। फिर एक्स और वाई अपने रेशियो में बांटते उसको। ठीक, तो रेशियो में ये प्रॉफिट्स इन दोनों में से कम हो जाते और उसमें जाके टोटल प्रॉफिट 1,000 का जुड़ जाता। इसी को बोलते गारंटी ऑफ अ पार्टनर। आगे आ जाओ। तो यहां पे आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ये मैं आपको बता देता हूं शॉर्ट में। एबीसी 3 पार्टनर है, डी को एडमिट किया। डी नया पार्टनर कौन है? डी। एज अ पार्टनर एंड गारंटी दैट हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट शैल नॉट बी लेस देन 16,000 पर एनम। वो कह रहा है डी का प्रॉफिट कम से कम 16 होगा और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपका होगा 2:1। द टोटल प्रॉफिट्स फॉर द रेलिवेंट ईयर आर 60,000। मुझे बताओ पूरे साल का प्रॉफिट कितना है? 60। अगर 60,000 को आप 2:1 में बांटते हो तो 5 से डिवाइड करो, 12 12 दूनी 24, 24 1। तो ये प्रॉफिट बैठ रहा है 24,000, 24,000 और 12,000। ठीक, आपने उसको गारंटी कितनी दी थी? 16 ही मिलेंगे। नहीं, डी तो चौथा पार्टनर है ना, डी तो चौथा पार्टनर है। नया रेशियो हमने देखा ही नहीं अभी। Prepare a statement showing the distribution of profits. Also show the distribution of the excess amount claimed by D over his normal share when the calculated as per his profit ratio has been guaranteed by। अच्छा, वो कह रहा है आपको डिस्ट्रीब्यूशन दिखाना प्रॉफिट का। अगर जो भी डी ने फालतू पैसा मांग लिया, यानी कि मुझे इसके अलावा प्रॉफिट चाहिए, और वो प्रॉफिट बांटा गया एबीसी में एग्जिस्टिंग रेशियो में। एग्जिस्टिंग रेशियो कितना है? 2:1। या ए अकेला झेलेगा, या फिर ए और बी इक्वल झेलेंगे, या फिर एबीसी 3:2:1 के रेशियो में झेलेंगे। तो यहां पे डीज नॉर्मल शेयर ऑफ प्रॉफिट कैलकुलेटेड अकॉर्डिंग टू द रेशियो कम्स टू 10,000। तो यहां पे डी का जो रेशियो है, डी का रेशियो 2:1। अच्छा, डी ने बताया नहीं क्वेश्चन ने कितने में एडमिट किया, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। 1/6 के लिए डी को एडमिट किया गया है। ठीक, तो 1/6 निकालो 60,000 का, जो होता है 10,000। आपने गारंटी दी थी 16 की, 6,000 की कमी पड़ रही है। पहले केस के हिसाब से एबीसी का जो एग्जिस्टिंग रेशियो है उसी में वो इस डेफिशिएंसी को बांटेंगे। ठीक, तो सबसे पहले पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड में आएगा नेट प्रॉफिट कितना? 60,000। बांट दो। डी को कम से कम उसका शेयर दे दो। टू डी इज कैपिटल कितना दे दिया आपने? 16,000। बचा कितना? 44। ये बचा हुआ ए बी और सी में बढ़ जाएगा उनके एग्जिस्टिंग रेशियो में। आप इस ऑप्शन के अलावा ये भी कर सकते थे, मैं आपको बना के दिखा देता हूं। आप इसके अलावा क्या कर सकते थे? दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है, आपने प्रॉफिट बांटा पीएनएल एप्रोप्रिएशन। कितना प्रॉफिट था? 60,000। इनको इनका रेशियो दे दो, 2 A's कैपिटल, 2 B's कैपिटल और 2 C's कैपिटल और 2 D's कैपिटल। डी का जो शेयर था वो 1/6 था। ठीक, डी का जो शेयर था वो 1/6 है। 60,000 का 1/6 कितना होता है? 10,000। लेकिन इसको गारंटी कितनी दी है? 16। तो अभी यहां तो ये रुकेगा नहीं। अब मुझे बताओ 10,000 का प्रॉफिट तुमने बांट दिया डी को, जो रिमेनिंग प्रॉफिट है वो कितना बचा? 60 में से तुमने 10,000 का प्रॉफिट डी को दे दिया, कितना बचा? 50,000। ये 50 बटेगा ए बी और सी में उनके पुराने रेशियो में। तो 50,000 इंटू 2/5 कितना होता है?
20,000, इसका भी 20 आएगा, इसका 10 आएगा। लेकिन आपको डी को देना था 6,000 का प्रॉफिट फालतू। इसको ये जो 6,000 देंगे, ये 6,000 की डेफिशिएंसी कौन झेलेगा? ए, बी और सी अपने पुराने रेशियो में, एग्जिस्टिंग रेशियो में। तो अब हमें 6,000 को बांटना है 2:1 में। 5 से डिवाइड कर दो इसे, कितना आ रहा है? 2400 और आपका 1200। तो ये जो डेफिशिएंसी है, ये डेफिशिएंसी एबीसी झेलेंगे अपने रेशियो में। तो यहां से माइनस हो जाएगा 2400 और 1200, माइनस कर दो, कितना बचा? 17,600 और 8,800। आप दोनों तरीके अपना सकते हो। डायरेक्टली पूरा प्रॉफिट दे दो डी को और बचा हुआ बांट दो एबीसी में, या फिर डी को प्रॉफिट दे दो उसके रेशियो में और 6,000 जोड़ दो, और फिर एबीसी को बचा हुआ प्रॉफिट दे के उसमें से डेफिशिएंसी माइनस कर दो जिस रेशियो में आपको वो गिवन होगी। तो ये था आपका गारंटी ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, इसके बाद जो दूसरा टॉपिक आपको दे रखा है, इसमें डेफिशिएंसी अकेला कौन झेलेगा? ए। ये तो बहुत ही आसान है। इधर देखो, आपने डी को प्रॉफिट दे दिया 16। अब जो ए और बी को मिलेगा, ए और बी और सी को, वो कितना प्रॉफिट मिलेगा? 20, 20 और 10 कैसे मिलेगा? आपने ए के अकाउंट से प्रॉफिट निकाल के डाल दिया P&L एप्रोप्रिएशन की क्रेडिट साइड में। जब आप किसी पार्टनर से प्रॉफिट लेते हो, तो वो फर्म के अंदर आएगा। पार्टनर से प्रॉफिट लोगे तो वो फर्म के अंदर आएगा, पार्टनर को प्रॉफिट दोगे तो फर्म से जाएगा। जब ए से प्रॉफिट वापस फर्म में आएगा 6,000, तो वो क्रेडिट साइड में आएगा बाय एज कैपिटल अकाउंट। बचा हुआ 44 और 6,000 का प्रॉफिट कितना हो गया? 50। ये 50 बढ़ जाएगा एबीसी में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। अगला टॉपिक था डेफिशिएंसी झेलने वाला, वो था आपका ए और बी इक्वली। अब ए और बी इक्वल पैसा देंगे तो यहां पे क्रेडिट साइड में क्या आएगा? ए और बी दोनों। ठीक, 3 और 3, फिर कितना हो गया? 50। बांट देंगे ए, बी और सी में 2:1 में। आखिरी टॉपिक क्या था? आखिरी था इसके अंदर ए बी सी 3:2:1। तो इस बार जो डेफिशिएंसी आएगी वो किस में बढ़ जाएगी? तीनों में, ए, बी और सी में 3:2:1 में। फिर कितना प्रॉफिट हो गया? 50। फिर बांट देंगे ए बी सी में 2:2:1 में। तो ये था आपका गारंटी ऑफ प्रॉफिट। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।